सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड सरलेखा में गति का। ये पार्ट थर्ड है बेटा, और इस पार्ट थर्ड में हम आज डिस्कस करेंगे वेग और त्वरण के बारे में, ठीक है ना। वेग के प्रकार, कितने प्रकार के वेग होते हैं वो डिस्कस करेंगे। त्वरण और कितने प्रकार के त्वरण होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, ठीक है ना। अगर कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ सीखना है बेटा तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि वीडियो को 2-3 मिनट देख के आप बेटा कुछ सीख नहीं सकते हैं फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स के लिए टाइम देना पड़ता है आपको फिजिक्स अगर सीखना है स्टार्टिंग से, अभी क्लास 11 से, क्योंकि आगे आपको जेई की प्रिपरेशंस करनी है, या आप एनडीए की प्रिपरेशंस करेंगे, या आप नीट की प्रिपरेशंस करेंगे, तो तीनों में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बेटा, उन सब में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को समय दें, फिजिक्स को थोड़ा सा सीरियसली लें, और जहाँ पे भी आप वीडियोस देख रहे हैं बेटा, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, सीरियसली होके पढ़े और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तभी मैं आपको सिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं सिखा पाऊँगा, मैं नहीं समझा पाऊँगा आपको अगर आप 2 मिनट पढ़ के चले जाएंगे तो, ठीक है। और दूसरा अपडेट बेटा, अगर आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक न्यू चैनल है एडुमी यूट्यूब चैनल, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एडुमी यूट्यूब चैनल पे जो है क्लास 11 की मैथ्स में अपलोड करता हूँ बेटा शाम को 7 बजे, शाम के 7 बजे एडुमी यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 मैथ्स, और रात के 9 बजे कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हमारा फिजिक्स चलता है। तो आप लोग दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एडुमी और कॉन्फिडेंस पॉइंट दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाके भी चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेते हैं टॉपिक बेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं आज बेग की। बेग क्या है ना? बेग क्या है, बेग की बात करते हैं। तो बेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। देखो बेग क्या इंडिकेट करता है? बेग ना आपकी, या कोई भी आप जिस गतिमान वस्तु के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ये दे देता है बेग। जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी संपूर्ण जानकारी दे देता है। क्या क्या दे देता है? ये उस वस्तु की चाल को भी बता देता है कि वो किस चाल से, किस स्पीड से चल रहा है, और ये भी बता देता है कि वस्तु किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल, मतलब बेग से आपको चाल और दिशा दोनों का बोध हो जाता है। आपको चाल भी पता चल जाता है, आपको दिशा भी पता चल जाता है। तो कोई भी गतिमान वस्तु है, तो उस गतिमान वस्तु का जो वेग है बेटा, उस वस्तु के संपूर्ण गति के बारे में जानकारी दे देता है। तो वेग बराबर क्या है? चाल गुणा चाल प्लस दिशा। चाल के साथ, स्पीड के साथ अगर आप दिशा को भी बता दो तो चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो एकांक समय में एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। एकांक समय का मतलब कल मैंने आपको चाल में भी समझाया था। एकांक का मतलब एक, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, या 1 घंटा हो। एकांक, तो इसलिए हम 1 सेकंड भी नहीं लिख सकते, 1 मिनट भी नहीं लिख सकते, 1 घंटा भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम इन तीनों की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा? एकांक लिखते हैं। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। या आप इसको दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं बेटा? परिभाषित कर सकते हैं। आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन होगा विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर होगा बेटा, उस दर को हम क्या बोलेंगे? हम वेग बोलेंगे। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को आप वेग कह सकते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोल सकते हैं? वेग बोल सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं बेग बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब बेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्या जाएगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और समय को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो v इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगाएंगे वेक्टर इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्या लिखाएंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, है ना। बेग v, मात्रक, तो अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक जो होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, ये इसका एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा किलोमीटर पर घंटा भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, या सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक ना। बट एसआई सिस्टम में हम किस में मेजर करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। बीमा क्या हो जाएगा इसका, बीमा हर एक भौतिक राशि की बीमा जरूर लिखिए बेटा, ठीक है, एग्जाम में। तो बीमा इसका जो एल टी माइनस वन, विस्थापन का एल, समय का टी, तो टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो एल टी -1 इसकी बीमा है। कैसी राशि है, राशि बता दो भाई, सदिश है या अदिश है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने दिशा को भी इंक्लूड किया, हमने दिशा भी बताया है, तो इसलिए बेग हमारा क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, तो किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ठीक ना। तो इसकी दिशा को हमने कंसीडर किया है कि जिस दिशा में वस्तु गति करता है, जिस दिशा में वस्तु चल रहा है, उसी दिशा में उसका वेग लेते हैं। तो इसका दिशा जो है गति की दिशा में, किसकी दिशा में बेटा, गति की दिशा में। जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा है उसी दिशा में हम लेंगे वेग की दिशा। ठीक हो गया, क्लियर है, ओके ठीक। तो ये चीज़ें कुछ वेग के बारे में था, ठीक है, मात्रक, बीमा, राशि और दिशा की बात करते हैं। अब चलते हैं वेग के प्रकार, किसकी बात करते हैं, वेग के प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेग के प्रकार, कितने प्रकार के वेग होते हैं, तो अगर वेग के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, अगर आपको मैथ और फिजिक्स के नोट्स चाहिए, ठीक है ना, फिजिक्स के नोट्स चाहिए, मैथ के नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आपको नोट्स के फॉर्मेट में चाहिए बेटा, तो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर नहीं भी मिलेगा तो एक आध दिन में वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा ड्राइव का लिंक, ठीक है ना। उस ड्राइव से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेग के प्रकार, कितने प्रकार के वेग होते हैं, तो सबसे पहला होता है एक समान वेग। क्या होता है बेटा, एक समान वेग, एक समान वेग। तो एक समान वेग क्या होगा, एक समान वेग क्या होगा, तो मेरे एक समान वेग वो होगा जब एकांक समय में तय किया गया जो विस्थापन है बेटा वो समान है, या समान समय अंतराल में वस्तु अगर समान विस्थापन तय करता है, या वस्तु का विस्थापन क्या होता है, समान होता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वेग जो है वो एक समान है। और दिशा जो है बेटा वो नियत होनी चाहिए। तो एक नियत दिशा में अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान क्या करता है बेटा, विस्थापन तय करता है, तो उसका वेग कैसा होगा, समान होगा। यदि कोई वस्तु नियत दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, क्या करता है, समान विस्थापन तय करता है, तो वस्तु का वेग कैसा होगा, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, तो वस्तु का जो वेग है वो एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु नियत दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, तो वस्तु का जो वेग है बेटा वो कैसा हो जाएगा, वो एक समान वेग हो जाएगा, वेग उसमें चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है नियत दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर दिशा चेंज हो रही है और समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है, तो उस केस में वेग असमान होगा। वेग क्या हो जाएगा बेटा, असमान हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए हमने कहा कि नियत समय में एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन को तय करना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा असमान वेग। नेक्स्ट हमारा है असमान वेग। असमान वेग, देखो असमान वेग का मतलब क्या होता है? असमान वेग का मतलब क्या होता है भाई? तो असमान वेग हम किसे कहते हैं? असमान वेग कहते हैं कि अगर कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तथा उसकी दिशा भी परिवर्तनशील या उसकी दिशा भी क्या होती रहे भाई? परिवर्तित होती रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमान वेग बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु का जो वेग है बेटा वो क्या कहलाएगा? वो असमान वेग कहलाता है। ठीक है, अच्छा वेग असमान या वेग, इसको हम परिवर्ती वेग भी हम बोल सकते हैं। असमान वेग या परिवर्ती वेग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। परिवर्ती वेग भी आप इसको बोल सकते हैं कि वेग जो है हमारा क्या है भाई? परिवर्तनशील है। वेग क्या है? परिवर्तनशील है, तो परिवर्ती वेग भी हमारा कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु का जो वेग है बेटा वो क्या कहलाता है? वो असमान वेग कहलाता है। अच्छा, वेग परिवर्तित कब होगा? वेग परिवर्तित कब होगा? तो हमने अभी लिखा था वेग बराबर चाल प्लस दिशा। तो यहां पे लिख सकते हैं किसी वस्तु के वेग बदलने के निम्न कारण हो सकते हैं। किसी वस्तु के वेग बदलने के निम्न कारण हो सकते हैं। कितने कारणों से उनका वेग बदल सकता है बेटा? तो पहला जो कारण है वो हो सकता है कि चाल बदले, मतलब स्पीड बदले, मतलब वेग का परिमाण बदले। स्पीड का मतलब क्या? वेग का परिमाण। तो वेग का परिमाण बदलने पर, ठीक ना, वेग का परिमाण बदल जाए, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाए या धीरे धीरे उसकी स्पीड घट जाए, तो वेग क्या होगा? आपका बदल जाएगा। सेकंड केस में, ठीक ना, वेग की दिशा बदलने पर, अगर वेग की जो दिशा है बेटा वो दिशा बदलती रहे, बार बार दिशा बदलती रहे, वो सीधे गति ना करके वो जिगजैग पाथ पे गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वो जिगजैग पाथ पे गति कर रहा है। अगर वो जिगजैग पाथ पे गति कर रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी? गति की दिशा बदलती रहेगी, तो उस केस में इसका वेग कैसा होगा बेटा? परिवर्ती वेग होगा। थर्ड, परिमाण तथा दिशा दोनों बदले। थर्ड केस में क्या है? वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों बदले। ठीक है, वेग का जो परिमाण है और दिशा वो दोनों बदलना चाहिए। अगर दोनों बदल रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? वेग परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो परिमाण बदलनी चाहिए, अगर परिमाण बदल रहा है तो वेग बदल जाएगा। परिमाण समान है बट दिशा बदल रही है तो उस केस में वेग बदल जाएगा। अगर परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? वेग बदलेगा। क्या होगा? वेग बदलेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परिवर्ती वेग, और परिवर्ती वेग इन कंडीशनों में क्या हो सकता है बेटा? बदल सकता है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा माध्य वेग। नेक्स्ट है माध्य या औसत वेग। इसको माध्य वेग भी हम बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी।
तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज, देखो आपने आपकी जो गति है मान लेते हैं वो असमान वेग की है, आप डिफरेंट या एक वेरिएबल वेलोसिटी से आप गति कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो आपने अगर वेरिएबल वेलोसिटी से गति किया, इसका मतलब कभी आपका वेग बढ़ेगा, कभी आपका वेग घटेगा, कभी आपका वेग बढ़ जाएगा तो कभी आपका वेग घट जाएगा, कभी आपकी दिशा बदल जाएगी, कभी आप बैक आ जाओगे, कभी आप सीधे चले जाओगे, कुछ भी हो सकता है, रैंडम मोशन हो सकता है आपका। तो हमने कहा उस केस में आपका टोटल विस्थापन कितना हो, आप कहाँ पर थे पहले और लास्ट में कहाँ पहुंचे, उन दोनों के बीच का टोटल विस्थापन बता दो और उस विस्थापन को तय करने में आपको कितना समय लगा। तो हमने कहा कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। तो कुल विस्थापन तथा कुल समय के अंतराल अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा, औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में हुए किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन को विस्थापन का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या बोलते बेटा, औसत वेग कहते हैं। सिंपल कि किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन का और उस विस्थापन को तय करने में जितना समय लगा है डेल्टा टी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा, औसत वेग बोलते हैं। तो नीचे लिखेंगे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ पे आप लिखोगे औसत वेग v वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वी वेक्टर ए बी का मतलब औसत, हाँ औसत को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, देखो कुल विस्थापन आपका कितना डेल्टा एस, तो ये विस्थापन यहाँ पे ले लेना डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वी ए बी जो है आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। तो औसत वेग वी ए बी इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटा कुल समय या समय अंतराल। तो कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल वेग में एक और वेग को हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कल डिफाइन किया था चाल को, तात्क्षणिक चाल, सेम एज इट इज हम तात्क्षणिक वेग को भी डिफाइन करेंगे। तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना, तात्क्षणिक वेग, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। देखो तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तात्क्षणिक का मतलब मैंने आपको बताया था किसी क्षण या किसी स्थान पर, किसी क्षण विशेष या किसी स्थान विशेष पर जब हम क्या निकालते हैं, किसी वस्तु का वेग निकालेंगे। जब आप एक परिवर्तनशील या परिवर्ती वेग के साथ आप गति करोगे बेटा, तो अगर हम हमसे पूछ दें किसी क्षण आपका वेग कितना है, किसी क्षण आपका वेग कितना है, या फला स्थान पर आपका वेग कितना है, तो उस केस में जो वेग निकाला जाएगा किसी स्थान या किसी क्षण विशेष पर, तो उस वेग को हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे बेटा, तात्क्षणिक वेग। जैसे आप स्कूटर में या आपकी स्कूटी में या आप जो है बाइक में या किसी कार से गति कर रहे होते हो, तो आपके पास एक डिवाइस, कार के अंदर या बाइक के अंदर एक डिवाइस लगा होता है बेटा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, आपकी स्पीड को कैलकुलेट करता है। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड कैलकुलेट करता है, जो चाल कैलकुलेट करता है, वो होता है तात्क्षणिक चाल, और एक पर्टिकुलर दिशा में अगर वो हो जाएगा तो वो देगा आपको एक तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर जो है बेटा आपका तात्क्षणिक चाल को मेजर करता है, तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो मेजर करता है। तो तात्क्षणिक वेग क्या लिखेंगे, किसी गतिमान
कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे विस्थापन परिवर्तन की दर को ठीक है ना, उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं, उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो अब तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? तो एवरेज जो वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेल्टा टी समय अंतराल है बेटा, डेल्टा टी समय अंतराल को क्या करेंगे, टेंस टू 0 कर देंगे, मतलब समय अंतराल को बहुत ही नगण्य कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। तो अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू, तो आप इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे जब टाइम इंटरवल, जो आपका समय अंतराल है बेटा वो बहुत छोटा, बहुत नगण्य है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे और इस टर्म्स को हम लिखेंगे ds ओवर dt। तो v वेक्टर इज इक्वल टू बेटा ds ओवर dt, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना, इसके ऊपर वेक्टर लगाना, इसके ऊपर वेक्टर लगाना। ठीक है, तो वेक्टर v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ds ओवर dt, और ds ओवर dt क्या रिप्रेजेंट करता है, ये विस्थापन परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ds ओवर dt किसको रिप्रेजेंट करता है, ये विस्थापन परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब यही समझ में आ गया आपको कि किसी क्षण विशेष पर अगर हम किसी वस्तु का वेग कैलकुलेट करें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग बोलेंगे हम। ओके डन, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ त्वरण पे, किसकी बात करते हैं हम, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण किसे कहते हैं, है ना, एक्सेलरेशन इज व्हाट। देखो एक्सेलरेशन, अब हमने कहा कि वेग परिवर्तित होता है, वेग बदलता है, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, इसका मतलब वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, समय के सापेक्ष आपका वेग बढ़ेगा या समय के सापेक्ष आपका वेग घटेगा, तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा। तो समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं, या एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आपका वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की जो दर है बेटा, इस वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। ठीक है, तो त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा गणितीय रूप में, त्वरण A बराबर आप लिखोगे डेल्टा V ओवर डेल्टा टी, इसके वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो त्वरण A बराबर हो जाएगा डेल्टा V, डेल्टा V क्या, वेग परिवर्तन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय समय अंतराल। तो A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, A इज इक्वल टू dV ओवर dt हो जाएगा। ठीक है ना, यस बिल्कुल। आ जाओ, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होगा, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये आपका जब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है। क्या बेटा, ये इसका SI यूनिट है, SI मात्रक है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका SI मात्रक है। बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा बेटा, मीटर का हो जाएगा L, टाइम का हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा T, तो T की घात माइनस का 2, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो T की घात माइनस 2 हो जाएगा, तो LT माइनस। ठीक है, कैसी राशि है भाई, कैसी राशि है, तो ये राशि है सदिश राशि है।
कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। जैसे बेग आपका सदिश राशि है तो यहाँ पे त्वरण भी क्या है भाई? सदिश राशि है। तो राशि कैसी है? सदिश है। अगर सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी चाहिए, तो दिशा क्या हो जाएगा इसका? बेग परिवर्तन की दिशा में, बेग परिवर्तन की दिशा में, ठीक है ना? बेग परिवर्तन की दिशा में मतलब जिस दिशा में बेग परिवर्तित हो रहा है, जिस दिशा में बेग परिवर्तित होगा उसी दिशा में आपका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो या तो वो गति की दिशा में होगा या गति की विपरीत दिशा में होगा। अगर त्वरण, अगर गति बढ़ेगा, स्पीड बढ़ती है, बेग बढ़ता है, तो उस केस में त्वरण जो है गति की दिशा में होगा। अगर बेग धीरे धीरे घटेगा तो त्वरण जो है गति के विपरीत दिशा में होगा, गति के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेग तो त्वरण है बेटा दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है हमारा ऋणात्मक त्वरण। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसकी और टाइप्स की बात हम कर लेते हैं। एक समान त्वरण, क्या सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या करेंगे? अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु का जो बेग है बेटा बस उसमें परिवर्तन इक्वल है, इक्वल परिवर्तित हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा त्वरण है बेटा वो एक समान त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समान त्वरण को लिखेंगे हम सिंपली, यदि यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु के बेग में समान परिवर्तन हो, वस्तु के बेग में समान परिवर्तन हो, समान परिवर्तन, यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के बेग में समान परिवर्तन हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं बेटा? एक समान त्वरण कहेंगे कि उसका त्वरण जो है वो एक समान है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके अंदर। नेक्स्ट आता है परिवर्तित त्वरण। परिवर्ती त्वरण, तो परिवर्तित त्वरण क्या होता है? परिवर्तित त्वरण, ठीक है। परिवर्तित त्वरण किसे कहते हैं? इसके विपरीत, यदि समान समय अंतराल में बेग में परिवर्तन क्या हो रहा है बेटा? असमान हो रहा है, बेग में परिवर्तन असमान हो तो उस केस में हम त्वरण को क्या बोलेंगे? परिवर्तित त्वरण बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के बेग में परिवर्तन असमान हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। यदि ये समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के बेग में परिवर्तन कितना हो बेटा? असमान हो, ठीक ना, क्या हो? असमान हो, तो उस केस में वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं बेटा? असमान त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको असमान त्वरण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वस्तु असमान त्वरण से भी गति कर सकते हैं, तो उस केस में हम निकालेंगे इसका औसत त्वरण। क्या निकालेंगे? औसत त्वरण। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा औसत त्वरण की बात करें। तो औसत एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? वही सिंपल एवरेज। जब आप एक असमान त्वरण से गति कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका त्वरण में, सॉरी, आपका वेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ?
और उसको जब हम कुल समय अंतराल से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें मिलेगा औसत त्वरण। तो कुल समय अंतराल में वेग में होने वाले कुल परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, औसत त्वरण, या कुल वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण। अब किसी भी लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो वस्तु के वेग में हुए कुल, वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो गणितीय रूप में औसत त्वरण क्या हो जाएगा बेटा, आपका औसत त्वरण हो जाएगा यहाँ पे, औसत त्वरण A इज इक्वल टू आपका जब वेग परिवर्तन दैट इज डेल्टा V ओवर डेल्टा T, वेग परिवर्तन दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब आपका मान लो प्रारंभिक वेग इसका V1 है, अंतिम वेग आपका V2 है, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ टोटल, तो V2 माइनस V1, और T1 समय प्रारंभिक समय अंतराल है, T2 अंतिम समय अंतराल है, तो T2 माइनस T1 ये कुल समय अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। तो आप यहाँ पे A एवरेज लिख सकते हैं, A एवरेज, हाँ A B से लिखोगे तो आप इसको लिखोगे डेल्टा V ओवर डेल्टा T, क्या लिखोगे, डेल्टा V ओवर डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे V1 जो है T1 समय पर वेग आपका क्या है, V1 है, ठीक है, और T2 समय पर वेग आपका यहाँ पे कितना है बेटा, V2, ठीक है। तभी आपने V2 में से V1 को क्या करा, माइनस किया। तो ये हमारा जो औसत त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे एक टर्म्स और इंट्रोड्यूस करते हैं हम, तात्क्षणिक त्वरण। क्या निकालते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा, या इसको तात्कालिक त्वरण भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे, वही सेम चीज कि किसी क्षण या किसी स्थान विशेष पर अगर हम त्वरण निकाल लें, किसी क्षण या किसी स्थान विशेष पर अगर हम त्वरण निकाल लें तो उसका तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो किसी त्वरित कण के, किसी त्वरित कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, ठीक हो गया। तो किसी इस कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो गणितीय रूप में आप तात्क्षणिक त्वरण को लिखेंगे A वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे जो समयांतराल डेल्टा टी है बेटा, उस समयांतराल डेल्टा टी को क्या करोगा, आप बहुत नगण्य कर दोगे। तो तात्क्षणिक त्वरण A बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये आपका डेल्टा V ओवर डेल्टा टी, और इसको आप लिखोगे यहाँ पे वेक्टर A इज इक्वल टू dV ओवर dt। क्या लिखोगे आप इसको, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर dV ओवर dt, और dV ओवर dt क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेग परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसको अगर विस्थापन के सापेक्ष लिखेंगे, लेकिन बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट जो है v इज इक्वल टू होता है बेटा आपका ds ओवर dt, क्या है ds ओवर dt, है ना। तो अगर आप यहाँ पे v का वैल्यू रखोगे तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे d ओवर dt, और इसको लिखा जाएगा ds ओवर dt, d की जगह आप ds ओवर dt लिखोगे, ठीक है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कहते हैं हम इसको,
तो इसको लिखेंगे d2/dt का स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू विस्थापन के पदों में, है ना, d2/dt स्क्वायर इंटू एस। मतलब एस का यहाँ पे विस्थापन का जब आप क्या करोगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 बार उसका अवकलन करोगे तो आपका निकल के आएगा। अगर आपके पास एक विस्थापन इक्वेशन दे रखा है, विस्थापन का समीकरण दे रखा है टी के सापेक्ष, तो उस विस्थापन समीकरण का जब आप 2 बार अवकलन करोगे बेटा, तो 2 बार अवकलन करने पे आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो d2/dt स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, d2/dt स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम विस्थापन समीकरण का। ठीक हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो आज के सेशंस में हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, बेग और त्वरण, बेग और त्वरण। अच्छा, एक चीज और रह गया इसमें त्वरण में, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब त्वरण में ही आता है, एक आता है धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु का वेग क्या होता है बेटा, बढ़ता है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, उसका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा बेटा, वो कैसा होगा, वो आपका धनात्मक त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण होगा। तो लिख देना, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़े, तो उसमें उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होता है। सॉरी, धनात्मक, उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है बेटा, धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है ना, धनात्मक त्वरण, यस बिल्कुल, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो अब आता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, देखो इसकी जो दिशा है बेटा, वो गति की दिशा में होता है, गति की दिशा में, ठीक ना। अगर मान लो वेग इस दिशा में बढ़ रहा है, तो त्वरण भी आपका इसी दिशा में होगा, त्वरण भी आपका इसी दिशा में होगा। ऋणात्मक त्वरण, नेक्स्ट होता है बेटा ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब किसी वस्तु का वेग क्या होता है बेटा, घट रहा होता है, धीरे धीरे आपको जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हो, मान लो आपने एक्सेलेरेटर दबा दिया, जब आप एक्सेलेरेटर दबाते हो, एक्सेलेरेटर को खींच देते हो, तो वेग आपका धीरे धीरे बढ़ जाता है और 50 से 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप फिर भागने लगते हो, तो वेग क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो वेग आपका धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है, स्पीड आपकी घटती है। तो उस केस में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष, या समय के सापेक्ष लिख दो, या साथ भी लिख सकते हो, समय के सापेक्ष घटे, क्या हो, घटे, तो उसमें उत्पन्न त्वरण, क्या होता है बेटा, ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। इसे हम मंदन भी बोलते हैं, इसे मंदन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। मंदन मतलब मंद करना, गति को क्या करना, मंद करना, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, तो इसकी दिशा, अगर हम इसकी दिशा की बात करते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण की दिशा क्या होगा भाई, वेग या गति की विपरीत दिशा में, मतलब वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा। मान लो वस्तु अगर इस दिशा में गति कर रहा है, वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपका त्वरण इस दिशा में हो जाएगा, त्वरण क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गति को इस दिशा में है,
ठीक ना। गति के विपरीत दिशा में उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को हमेशा मंदन को हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, और धनात्मक जो त्वरण है उसका वैल्यू हमेशा किस में लेंगे बेटा, पॉजिटिव में लेंगे। धनात्मक त्वरण वस्तु के वेग को बढ़ाएगा, ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन जो है वो वस्तु के वेग को क्या करेगा, कम करेगा, वस्तु के वेग को कम करेगा। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। और आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद हम गति के समीकरण डिस्कस करेंगे दोनों तरीके से, ग्राफिक विधि से भी और कलन विधि से भी। दो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गणित गति के समीकरण का निगमन जब हम करेंगे तो ग्राफिक विधि से करेंगे और कलन विधि से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक ना, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।